नमस्कार। माइक्रो टीचिंग के तहत आज जिस कौशल की हम बात करेंगे वो है शामपट कौशल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, सबसे इम्पॉर्टेंट कौशल है। क्योंकि हम चाहे कोई सा भी कौशल हो, लेकिन हर कौशल में हम शामपट का प्रयोग तो हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो शामपट का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। दूसरा कि जब हम शामपट का कौशल से संबंधित पाठ्य योजना बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं पाठ्य योजना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है शामपट का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, किस तरह से शामपट का प्रयोग किया जाता है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है ध्यान रखने वाली कि हमेशा शामपट के या ब्लैक बोर्ड के हमेशा साइड में खड़े होकर के एक जो शिक्षक होता है उसको ब्लैक बोर्ड की साइड में खड़े रह कर के और उसका प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है। आपने देखा है ना कि कई बार अगर ऐसा होता है तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ज़रा साइड में हट जाओ, सर दिखाई नहीं दे रहा, सर साइड में हो जाओ, बोलते हैं ना ऐसा। तो इसलिए हमेशा ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि साइड में खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, ताकि सामने स्टूडेंट्स को आसानी से दिख सके, दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है कि ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी टॉपिक हम यदि हम समझा रहे हैं और उसका ब्लैक बोर्ड का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो अक्षर होते हैं, उन अक्षर जो वाक्य होते हैं उनके बीच में मतलब वो कैसे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने की तो आपकी हैंड राइटिंग चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप नोटबुक में चाहे कितना भी अच्छे से लिख लेते हो, लेकिन जब ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखाया जाता है तो पता चलता है कि ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है ना लाइन, या नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हो, आपको लग रहा है कि सीधा लिख रहे हैं लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ। कई बार जब माइक्रो टीचिंग हम करवाते हैं तो बच्चे को जब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो हम उनको कई बार ये देखते हैं बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। ऐसी प्रॉब्लम्स का बच्चों को फेस करना पड़ता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मतलब कि कोशिश करनी चाहिए यथासंभव हो सके तो बच्चों को भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करने देना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर लिखने का बच्चों को भी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, है ना। तो इसीलिए माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है, ठीक है, ताकि हर स्किल जो है आप अच्छे से हर स्किल को समझ सको और जब अभी आप इंटर्नशिप के लिए जाओ तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो हमेशा ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप लिखो वो सुंदर और एकदम सीधी लाइन में हो, टेढ़ा मेढ़ा ना लिखा हो, है ना। और जो अक्षर है उसकी जो साइज होती है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा, उनके बीच में जो गैप होता है वो भी प्रॉपर, उनके हर वर्ड के बीच में जो है वो गैप भी प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, कभी हमेशा ध्यान रखना जब भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है तो ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ थोड़ा स्पेस छोड़ करके करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ से ब्लैक बोर्ड शुरू हो रहा है वहीं से आपने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, कि ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ थोड़ा स्पेस रखना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करो तो ध्यान रखना कि ब्लैक बोर्ड पर उन जो कहते हैं आवश्यक तथ्य यानी कोई ज़रूरी यदि हो तो ही ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। और ब्लैक बोर्ड पर का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जैसे कि फालतू की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो कभी नहीं लिखनी चाहिए जो आवश्यक ना हो, जिनको कि बच्चों को ओरली लेक्चर मेथड से यदि पढ़ाया जा सकता है तो वहाँ पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब जो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक जो कठिन वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों के लिए तो ब्लैक बोर्ड बहुत आवश्यक होता है ना। लेकिन ब्लैक बोर्ड का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एकदम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, एकदम
स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरा है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करो, जब भी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करो, तो आप जब वो सपोज दैट कि आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ज्योग्राफी में आप नदियों के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी नदियों के बारे में यदि आप बता रहे हो या पहाड़ों के बारे में यदि आप बता रहे हो, तो वहाँ पर कलर्स चौक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो चीज़ हमें आसानी से दिखाई दे सके। कोई डायग्राम यदि आप बना रहे हो, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि डायग्राम बनाते समय या आप कोई भी मैप बना रहे हो, तो वो भी कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से दिखाई दे सके। वर्ड्स इतने छोटे नहीं होने चाहिए कि बच्चों को दिखाई ना दें, और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड तो जो होता है उसकी साइज़ तो एक जैसी, मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती ना। अब उसी साइज में किस तरह से आप उसका प्रयोग करते हो, ठीक है, तो वर्ड्स ज़्यादा बड़े भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और वर्ड्स ज़्यादा छोटे भी ना हो, ठीक है। दूसरा कि अगर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक जो है, जो कुछ भी लिख रहा है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग शिक्षक कर रहा है, तो उस वक्त शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में बच्चों की तरफ भी, कि बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करने में बिज़ी हो और बच्चे कहीं और ही बिज़ी होता है ना ऐसा कि अरे सर तो क्या है, मैम तो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, मैम का ध्यान हमारी तरफ थोड़ी ना है। और जब ऐसा करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पूरी फ़ायदा उठाने की कोशिश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को चाहिए कि कहते हैं ना कि शिक्षक की जो आँखें होती है वो चारों तरफ होनी चाहिए, यानी शिक्षक का ध्यान जो है एक जगह नहीं होना चाहिए, चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि जो बच्चे हैं वो एक्टिव रह सके, बच्चों को ये लगे कि हाँ टीचर का ध्यान हमारी तरफ है, तो और कोई गतिविधियों में बच्चे ना पढ़ सकें, ठीक है। तो शिक्षक को ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय बीच बीच में क्लास का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के स्टूडेंट्स के ऊपर भी उनका ध्यान होना चाहिए। ध्यान रहे कि स्किल कोई से भी हो, लेकिन एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लास का जो एनवायरनमेंट है उसको आप कैसे बना करके रखते हो, ठीक है। क्लास का एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि और ये अगर टीचर के अंदर वो एक कहते हैं ना कि एक पावर होती है टीचर के अंदर, एक हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से वो अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हो, चाहे क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हो, चाहे 200 स्टूडेंट्स हो। डिपेंड करता है एक टीचर के ऊपर कि टीचर किस तरह से जो है पूरी क्लास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। उसका जो पढ़ाने का तरीका है ना, उसका जो जो वो मेथड किस तरह से वो पढ़ा रहा है, उसकी हर चीज़ जो है उसका फ़र्क पड़ता है कि किस तरह से जो एक टीचर की जो टीचिंग होती है ना, वो कितनी प्रभावी होती है, कितनी इफ़ेक्टिव होती है, कितना इफ़ेक्ट डालने वाली होती है, ठीक है। तो कोई भी स्किल हो, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्लास का जो माहौल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो, बच्चों का ध्यान पूरी तरह से। और ब्लैक बोर्ड इसलिए भी बहुत आवश्यक होता है, पता है कि ब्लैक बोर्ड, यदि ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो बच्चों का जो ध्यान है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, ठीक है। तो जब बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट है आसानी से बच्चा समझ सकता है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। आज मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ में, हमारा तो वाइट बोर्ड है, तो आज 2 दिन से किसी रीज़न की वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ वाइट बोर्ड। एक्चुअली जो कीबोर्ड है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो कोशिश करूँगी मैं कि ऐसे ही आपको समझा दूँ, और मुझे पता है कि आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आए तो मैं यहीं हूँ, आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कई बार जो टीचर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि ठीक है उन्होंने ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर लिया, लास्ट में वो चले जाते हैं, बच्चों से बोलते हैं बेटा आप इसको रफ कर देना, आप इसको साफ़ कर देना ब्लैक बोर्ड। ये माइनस पॉइंट होता है। जब भी आप
माइक्रो टीचिंग आप जो है आप करवा रहे होते हो, ठीक है, या फिर फाइनल लेसन के टाइम पे यदि आप ऐसा करोगे ना तो वो भी उसके भी नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड यूज़ में लो तो आपने ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर लिया, उसके बाद में खुद टीचर को ब्लैक बोर्ड को साफ़ करना चाहिए, उसको रफ करना चाहिए। स्टूडेंट से नहीं कहना चाहिए कि बेटा आप इसको ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर देना, ठीक है। प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद में उसको क्या कर देना चाहिए, रफ कर देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए ब्लैक बोर्ड को। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, ठीक है। जब भी ये किस लिए बता रही हूँ मैं कि आज जब आपकी माइक्रो टीचिंग होती है या फाइनल लेसन जब आपका होता है तो वहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्वर्स के द्वारा नोट किया जाता है। जब डायरी जब फीडबैक दिया जाता है ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना उनको नोट किया जाता है कि हाँ प्रॉपर तरीके से हर स्किल का प्रयोग जो है छात्राध्यापक प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आ रही है समझ में। और जो भी आप जैसे कि जो डायरी होती है माइक्रो टीचिंग की उसमें आप शामपट कौशल से संबंधित पाठ्य योजना जब तैयार करते हो आप तो उसमें जो भी शामपट पर ब्लैक बोर्ड पर जो लिखना होता है उसके लिए एक जो भी आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ में लोगे तो वही चीज़ आपको एक मिनिएचर लगाना होगा, है ना, ब्लैक बोर्ड का ब्लैक चार्ट पेपर से, है ना, लेकर के छोटा सा मिनिएचर यानी कि छोटा सा ब्लैक बोर्ड टाइप का यानी कि जो है ब्लैक चार्ट आप उसका ले सकते हो। और उस कॉलम में जहाँ पर शामपट का प्रयोग है तो शामपट का जो फोर्थ कॉलम है वो मैं आपको बताऊंगी, उसमें मिनिएचर भी यूज़ में लेना होगा आपको जब आप शामपट कौशल से संबंधित पाठ्य योजना आप तैयार करोगे, ठीक है। अब मैंने आपको मोस्टली सब कुछ बता दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि शामपट का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होती है शामपट की, यानी कि ब्लैक बोर्ड का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों किया जाता है। भाई लेक्चर मेथड से भी तो पढ़ाया जा सकता है ना, ज़रूरी है क्या कि ब्लैक बोर्ड यूज़ में लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले है कि इससे जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो बहुत अच्छे से यदि टीचर के द्वारा शामपट पर, ठीक है। अच्छा आज मैं आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यदि मैं ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करती हूँ, डेली करती हूँ, मैं वाइट बोर्ड का प्रयोग करती हूँ, ठीक है, तो आपको वो चीज़ जब वाइट बोर्ड पर लिखी जाती है, वाइट बोर्ड का प्रयोग करके और कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, कोई भी टॉपिक को क्लियर किया जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है ना, ठीक है। बच्चों का ध्यान भी अच्छे से जाता है ना, तो हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके हम अच्छे से कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रकरण है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को भी क्योंकि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो विद्यार्थियों को भी क्या है, समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है ना, ईज़िली वो समझ जाते हैं। दूसरा है कि अगर ब्लैक बोर्ड पर हम कोई भी मैप वगैरह बनाते हैं या कोई डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम उभर कर के जब सामने आता है तो बच्चों को उस डायग्राम के माध्यम से जो है समझने में बहुत ज़्यादा जो है सहायता मिलती है या बहुत ज़्यादा सहायक होता है। दूसरा कि बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द जिसको हम कहते हैं, है ना, हिंदी में तो हिंदी, संस्कृत है उनमें तो बहुत ज़्यादा, और भाई मैथ्स में तो शामपट के बिना तो हम जो है सोच भी नहीं सकते कि बिना मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, तो बिना शामपट के तो हम सोच भी नहीं सकते कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो जब भी जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं, जो कठिन शब्द होते हैं, उनको भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उनका मीनिंग जो है अर्थ हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी में कोई दोहा है, हिंदी या संस्कृत में दोहे होते हैं ना, कबीर के, रहीम के, मीराबाई के, तो उन दोहों को हम ब्लैक बोर्ड पर लिख करके और ईज़िली
जो है हम आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं उन दोहे का मीनिंग, या दोहों में जो कठिन शब्द आते हैं उनको किस तरह से हम, मतलब उन कठिन शब्दों का जो अर्थ होता है उनको हम आसानी से समझा सकते हैं। अगर ब्लैक बोर्ड पर हम उनको समझाएंगे तो बच्चों के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, जब भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, एक तो लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाए और उसी चीज़ को यदि ब्लैक बोर्ड को यूज़ करके, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके उसको समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो ये चीज़ नोट कर लेना, या आप लोगों ने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि ब्लैक बोर्ड पर जो पढ़ाया जाता है ना, वो मस्तिष्क में जो है वो स्थायी हो जाता है, मतलब लंबे समय तक जो है स्थिर होता है ना। एक तो ब्लैक बोर्ड पर जो है पढ़ाया जाए और एक लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, ज़्यादा जो स्थायी कौन सा रहता है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है ना। इसके बाद में मैं आपको मोस्टली मैंने जो भी था इसके महत्व के बारे में, है ना, और किस तरह से ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो शामपट कौशल है ना, जो शामपट कौशल से संबंधित जो पाठ्य योजना है वो किस तरह से तैयार की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्या प्रारूप है ब्लैक बोर्ड स्किल का, है ना, शामपट कौशल का। तो देखो यहाँ पर छात्राध्यापक का नाम आ जाएगा, यहाँ दिनांक, ठीक है, यहाँ पर विषय हमने सामाजिक अध्ययन ले लिया, ठीक है। प्रकरण हमारा हो गया वायु प्रदूषण। ध्यान रखना प्रकरण के नीचे हमेशा गाइडलाइन होनी चाहिए। यहाँ कक्षा आ जाएगी, कक्षा हम ले लेते हैं 7, ठीक है। अवधि वही हमारी होगी 6 से 10 मिनट या 7 से 10 मिनट, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। शिक्षण बिंदु है हमारे, ये तीनों शिक्षण बिंदु है, यानी कि ये सबसे पहले ये क्या है, अध्यापक क्रिया, यानी कि अध्यापक जो शिक्षण बिंदु है उनके अकॉर्डिंग क्या करवाएगा, शिक्षण करवाएगा। जैसे कि सबसे पहले आ गया वायु प्रदूषण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के बारे में वो बताएगा कि प्राकृतिक व मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वायु प्रदूषण कहलाती है, ठीक है। पहला शिक्षण बिंदु अपना कंप्लीट हो गया। बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शामपट पर देखेंगे। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड पर जो है उन्होंने ये लिखा है ना, अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पर शामपट का जब प्रयोग किया तो उन्होंने ये लिखा, क्या लिखा, वायु प्रदूषण के कारण। समझ लो कि ये हमारा शामपट है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब पाठ्य योजना तैयार करोगे तो यहाँ पर इस जगह आप ब्लैक कलर का मिनिएचर लगाओगे, उसमें आपको जो है इसमें ये जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिनिएचर में लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें हमने सपोज ब्लैक बोर्ड पर लिख दी, ठीक है। यदि शताध्यापक प्रयोग कर रहा है ब्लैक बोर्ड का, तो वो ब्लैक बोर्ड पर ये चीज़ें उसने लिख दी, क्या लिख दी, कि वायु प्रदूषण के कारण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, ठीक है। यहाँ पर ये ओरली वो उनको बता रहा है, यानी कि लेक्चर मेथड से बता रहा है कि प्राकृतिक व मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के कारण वहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। अब ब्लैक बोर्ड की तरफ देख करके, कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स की तरफ भी ध्यान होना चाहिए, और ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय जो ये लिख दिया कि वायु प्रदूषण के कारण, इस तरह से यहाँ पर है ना एरो डालते हैं, और यहाँ पे प्राकृतिक कारण लिख दिए, यहाँ पर मानवीय कारण लिख दिए, ठीक है। तो बच्चों को वो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके ये कारणों को छात्राध्यापक समझाएगा, ठीक है। उसके बाद में है वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या पड़ता है, वो ओरली बताएंगे, ठीक है। छात्राध्यापक वायु प्रदूषण के प्रभाव को ओरली बताएगा कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है। इस बीच में विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शामपट की ओर देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो 4 कॉलम इसमें बनाए जाते हैं, पहला कॉलम शिक्षण बिंदु का होगा, ठीक है, उसमें शिक्षण बिंदु आएंगे। दूसरा जो कॉलम होगा वो छात्राध्यापक क्रिया का होगा, जिसमें छात्राध्यापक कथन होगा, है ना, जो भी छात्राध्यापक जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी वो बताएगा
करवाएगा, है ना, शिक्षण करवाएगा, वो चीज यहाँ पर होगी, है ना। वायु पर जैसे शिक्षण, और ये चीजें जो होती है छात्र अध्यापक क्रिया शिक्षण बिंदुओं पर आधारित होती है। जैसे कि वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण की डेफिनेशन टीचर ने छात्र अध्यापक ने बता दी। वायु प्रदूषण के कारण है तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण छात्र अध्यापक ने बता दिए, ठीक है। यहाँ पर वायु प्रदूषण का प्रभाव है तो वायु प्रदूषण का प्रभाव छात्र अध्यापक ने बता दिया, ठीक है, कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, श्वसन तंत्र। क्योंकि यहाँ पर हमको ज्यादा रामायण नहीं लिखनी है ना, क्यों बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि एक तो हमारे पास समय कम होता है, ठीक है। और शामपट पर लिखते समय इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शामपट पर हमेशा जो मेन चीजें होती है ना वो ही लिखना है, जो आवश्यक होती है, जो बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इस बीच में विद्यार्थी छात्र जो तीसरा कॉलम होगा वो क्या होगा, छात्र अनुक्रिया का, ठीक है। तो इसमें विद्यार्थियों की क्या भूमिका रहेगी, विद्यार्थी क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे और टीचर को ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो छात्राध्यापकों को विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे उनकी बात, और शामपट की ओर क्या करेंगे, देखेंगे, शामपट की ओर देख करके वो छात्राध्यापक को ध्यान से सुनेंगे। ये यहाँ पर मिनिएचर लग जाएगा, जो भी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हो, है ना, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो वो आपको यहाँ पर मिनिएचर में लिखना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके जो ये प्रारूप है आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऊपर अपनी वही सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है। यहाँ पर 4 कॉलम होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया और शामपट का प्रयोग। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम शामपट का प्रयोग करें तो दोनों तरफ ऊपर नीचे, है ना, चारों तरफ जो होती है वो थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए। साइड में खड़े होकर के शामपट का जब भी प्रयोग करें तो साइड में खड़े होकर के और टीचर को लिखना चाहिए ताकि सामने स्टूडेंट्स को आराम से दिखाई दे सके, ठीक है। और जो भी लिखो वो प्रॉपर लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर, ऐसे नहीं कि कोई शब्द छोटा है कोई शब्द बड़ा है ना। तो शब्दों का या अक्षरों का जो आकार होता है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। एक लाइन सीधी रेखा में एक लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से लिखना शुरू कर रहे हो आप, नीचे जा रहा है नीचे से लिखना शुरू कर रहे हो। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लिखते 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 ऊपर पहुंच जाते हैं, या बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे वो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर थोड़ा छोटे 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 जैसे नोटबुक में लिखते हैं ना उस तरह से। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जो प्रैक्टिस है वो करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे, हालांकि एक चीज़ और है कि जब हम शामपट पर लिखते हैं तो जो डस्टर का जो प्रयोग करते हैं ना रफ करने के लिए, तो उसका प्रयोग यूँ करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे जब हम करते हैं, देखो ये तो व्हाइट बोर्ड है और इसमें तो मार्कर यूज में होता है, तो इसमें किसी तरह की कोई डस्ट वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि सपोज ब्लैक बोर्ड हो और ब्लैक बोर्ड पर हम चौक का प्रयोग करते हैं, हालांकि आजकल तो डस्टलेस चौक आती है, फिर भी जो नियम है, जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी हम शामपट का प्रयोग करें तो उसके बाद में प्रयोग कर लिया, प्रयोग करने के बाद में उसको रफ किया जाता है। और ध्यान रखना कि कभी भी स्टूडेंट को, आपको जब भी आपका फाइनल लेसन हो रहा हो और आप इस तरह से प्रयोग कर रहे हो, है ना, फाइनल लेसन या फिर माइक्रो टीचिंग आप कर रहे हो या स्कूल में इंटर्नशिप में आप गए हो, आप पढ़ा रहे हो, तो जो रफ आपको खुद को करना है, स्टूडेंट से नहीं करवाना है कि चलो आप बच्चों इसको रफ कर देना। मोस्टली ऐसे ही कहते हैं टीचर्स, ठीक है, ऐसे नहीं कहना है। दूसरा, जब हम डस्टर यूज में लेते हैं तो डस्टर को ऐसे नहीं रफ करना हो, मतलब डस्टर से इस तरह से रफ नहीं करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड को कैसे रफ करना चाहिए, इस तरह से सीधा, ठीक है, ताकि जो डस्ट होती है ना वो उड़ेगी नहीं, डस्ट जो होती है वो नीचे चली जाए। ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना है कि टीचर जो है, ठीक है, हमने डिग्री ले ली और हम टीचर बन गए, ठीक है। तो वो जो टीचर की जो क्वालिटी होती है ना, टीचर के जो गुण होते हैं ना, वो भी आपके अंदर होना जरूरी है, तभी तो बनोगे आप एक प्रभावी जो है, तभी तो आपका जो शिक्षण होगा वो कैसा होगा, प्रभावी होगा, तभी तो आप ऐसे बनो क्या, इफेक्टिव टीचिंग आपकी होती है ना, तभी तो सर्वगुण संपन्न अध्यापक आप बन सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये स्किल आज की आपके समझ में आ गई होगी। कहीं भी कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।